जुलाई का महीना है, आप सब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जद्दोजहद में लगे होंगे। लेकिन इससे जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स ग्रुप, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी अहमदाबाद से। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। और मुकेश जी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको बताएंगे, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले आधे घंटे तक हम आपको बताने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले जरूर देखें अपना एनुअल इनकम स्टेटमेंट। कोई गड़बड़ी मिले तो कैसे करें दूर, हम बताएंगे शो में। टैक्स फ्री इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में बताना क्यों है जरूरी, ये भी बताएंगे आपको। और साथ में ये भी बताने वाले हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या है जीएसटी बचाने का तरीका। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जुलाई का महीना है और हम लोग पिछले कई एपिसोड से आपको ये बताते जा रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई भी दुविधा आए तो कैसे दूर करें, दुविधा क्या क्या आ सकती है, किन किन बातों का ख्याल रखें। तो आज हम एक खास पहलू पर जोर देने वाले हैं, वो है AIS यानी एनुअल इनकम स्टेटमेंट को लेकर के। मुकेश पटेल जी, मुझे याद है कि एक बार हम लोगों ने एक शो में मुद्दा आया था कि आपके पास इनकम टैक्स विभाग से कोई जानकारी दी जाती है तो उस जानकारी मेल नहीं खाती है, तो उसको सुधारने का उपाय भी रहना चाहिए, एक पोर्टल होना चाहिए। आपने भी इस जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था और AIS इसका एक रूप के तौर पर देखने को मिल रहा है। हमारे सब दर्शकों को एक ये गुरु मंत्र देना चाहूंगा कि याद रखिए कि अगर AIS पर जो रहे अटेंशन तो दूर हो आयकर के सब टेंशन। क्योंकि जब आप ITR भरते हैं, आप कुछ चूक जाते हैं दिखाने में, तो तभी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ता है। क्योंकि अब तो पूरा IT फॉर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनके पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, ये सब के आधार से अब लक्ष्मण जी आयकर के नज़र से आपके कोई भी वित्तीय व्यवहार, आपकी कोई भी ऐसी आय जो आपकी आय पर आपको कर भरना चाहिए, वो उनसे छुपा नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके बारे में आयकर विभाग को क्या पता है। अगर आप इसकी जानकारी पक्की कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारा AIS। और AIS जो है, अगर उसको हम एक बाइबल या गीता का एक बेस मान के आगे चलेंगे और ITR भरते समय उसको हम ख्याल में रखेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारे और कोई प्रश्न आम तौर से हमें फेस करने का सवाल नहीं आएगा। बिल्कुल, जैसा कि मुकेश पटेल जी ने कहा कि अगर आप AIS पर देते हैं अटेंशन तो दूर होगा हर टेंशन इनकम टैक्स का। लेकिन एक बात बताइए कि ये आपने सही कहा कि हमारी आमदनी कहाँ कहाँ से आई हुई है, कितनी आमदनी हुई है, ये सारा कुछ हम AIS में देख सकते हैं, उसके हिसाब से टैक्स भर सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए कोई ऐसी आमदनी AIS ने दिखा दिया जो हमारी आमदनी हुई नहीं, या फिर कोई तकनीकी दिक्कतें उसमें आ रही है, या फिर कुछ मेल नहीं खा रहा है, तो उसको दूर करने का भी कोई तरीका है? बिल्कुल। एक्चुअली यही मुद्दे को लेके जैसे हमने आवाज उठाई थी कि SFT ये 2 साल से स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो रिपोर्टिंग हो रहा है, अब पहले आपके 26 AS में दिखता था, आप देख सकते थे, मगर उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते थे। सही जानकारी आपके लिए आवश्यक है, आप रिपोर्ट करें, पर गलत जानकारी है तो उसको सुधारने का भी आपको मौका मिलना चाहिए रियल टाइम में। नहीं तो वो गलत जानकारी के आधार से आयकर विभाग आपको नोटिस दे देगा। तो इसके लिए अब AIS में ये एक बखूबी उसकी एक लाक्षणिकता है कि आप उसको सुधार सकते हैं। इसका हम बहुत संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को अगर समझाएं तो आपके E-फाइलिंग पोर्टल पर जो सर्विसेज है उसमें आप जाओगे तो वहां एक AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का वो टिक करना है आपको। वो करेंगे तो एक अलग पोर्टल पर आपको ले जाएंगे और वहां आपको अपनी पूरी
जानकारी, आपके क्या क्या टैक्सेस भरे हैं, आपके क्या स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इसके सब के बारे में, माना आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड, आपके कैपिटल गेन्स के ट्रांजैक्शंस, आपके इन्वेस्टमेंट्स भी, आपने क्रेडिट कार्ड से क्या खर्चा किया है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए जब आप देखते हैं और आप देखते हैं कि ये कोई इंफॉर्मेशन गलत है, तो वहां आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप उसको सुधार सके, तो उसको आप टिक करिए। तो जो ड्रॉप बॉक्स में खुलेगा, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, तो एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर जरूरी पार्शियली करेक्ट है तो उसको सुधार सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि ये दिस डज नॉट कंसर्न टू मी, कोई और के बंदे के साथ इसका नाता है, तो वो भी बता सकते हैं। और लक्ष्मण जी, इसकी खूबी ये है कि आप जो क्लिक करोगे ना, तो आप उसी टाइम पे अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन समरी में जाके देख भी सकते हैं कि तो कुल मिला इसको के सुधारा गया। देखिएगा, एआईएस जरूर ध्यान से देखिए, उसमें कुछ गड़बड़ी दिखे तो सुधार भी सकते हैं, जैसा कि मुकेश पटेल जी ने बताया। इस बीच कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं इंदौर, जहां से मधुसूदन दवे जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मधुसूदन जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। कैसे हैं आप? आपको भी नमस्कार। मैं बढ़िया हूँ सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार भैया। सर मैं नवंबर 21 में रिटायर हुआ हूँ बैंक ऑफ इंडिया से। अच्छा। और मेरे खाते में जो अर्न लीव थी उस पर मेरे को एनकेशमेंट मिला है करीब 9,31,000 रुपए। ठीक है। अब उसके ऊपर टैक्स के क्या देनदारी है ये मुझे जानना था। इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि मेरी जो जानकारी है उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस चला था और उसमें वो खारिज कर दिया था हाई कोर्ट ने। उसके साथ ये भी एक टिप्पणी थी हाई कोर्ट की कि 98 से जो लिमिट 3 लाख की चली आ रही है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एग्जाम्पशन की, वो उसको रिव्यू करने के लिए इनकम टैक्स अधिकारियों को विचार करना चाहिए। अब लक्ष्मण जी, इसमें मधुसूदन जी की बात है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली यहाँ जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA है, वो लीव एनकैशमेंट के एग्जम्पशन के लिए उसमें प्रावधान किया गया है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का के कर्मचारी हैं, तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। आपको जो भी लीव एनकैशमेंट की अमाउंट मिलती है वो संपूर्णतः विदाउट एनी फाइनेंशियल लिमिट आपको एग्जम्प्ट हो जाएगी। पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, तो भाई साहब की जो बिल्कुल मेरे ख्याल से एक कंप्लेंट है वो सही है कि 98 के बाद इसमें ये 3 लाख अभी करंट लिमिट है, उसमें 24 साल हो गए लक्ष्मण जी, कोई सुधार नहीं है। अच्छा। 24 साल के बाद भी ये 3 लाख की लिमिट चलने के कारण अब मधुसूदन जी को 9,20,000 मिले, उनमें से 3 लाख ही उनको एग्जाम गिने जाएंगे और बाकी पर उनको टैक्स भरना पड़ेगा। हम जरूर आवाज उठाएं कि अगले बजट में इसमें एक वेलकम चेंज हो। चलिए चलते हैं अब चंडीगढ़, जहां से जीएस लांबा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लांबा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं कहाँ उलझन है आपकी? सर आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर शो। इवन मुकेश साहब का मैं काफी बड़ा फैन हूँ सर। He has always, I never miss his show because the information which he gives is tremendous useful, which many of CS doesn't know. I am a great fan of him. सर मेरा एक इशू है जी, मैंने दीवान हाउसिंग DHFL के NCDs 100% सिक्योर्ड NCDs खरीदे थे 2018 में। कंपनी NCLT में डिसॉल्व हो गई, पिरामिड ग्रुप को बिक गई। उन्होंने कंपल्सरी खाली 25% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट में। NCDs हमारे उन्होंने ले लिए वापस। नाउ माय इशू इज दैट एम आई एलिजिबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस? बिल्कुल। हेलो लांबा जी, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जरूर क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो निवेश किया था उससे आपको बहुत कम रकम मिली है, 25% ही मिली है। तो ये 3 साल हो गए हैं, इसलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप अपने और कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ भी कर पाएंगे।
बिल्कुल, तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि At least आप उतना फायदा मिलेगा। बिल्कुल, जो नुकसान हुआ पूरी भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन आप सेट ऑफ कर सकेंगे। और आपने हमारे शो और हमारे गेस्ट की तारीफ की, इसके लिए हौसला बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश जी, दरअसल हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न की बातचीत कर रहे थे, तो मुझे बाद में एक ख्याल आया कि अक्सर हम लोग उसी इनकम को दिखाते हैं जिस पर मानते हैं कि इनकम टैक्स लगना है, जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगना उस इनकम को क्यों दिखाया जाए। तो ये जो सोच है कितनी सही है? ये बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये सोच गलत है। गलत है। अरे अगर आपको चिंता मुक्त रहना है तो आपकी जो कर मुक्त आय है उसे भी आप ठीक ठाक आईटीआर में दिखाइए, क्योंकि आईटीआर किसके लिए है? आपकी इनकम की इंफॉर्मेशन करेक्ट दिखाने के लिए। और उसमें पूछा जाता है आपकी क्या टैक्सेबल इनकम है और क्या एग्जम्प्ट इनकम है। हमारे आईटीआर में एक शेड्यूल ईआई है एग्जम्प्ट इनकम का, उसमें ये दिखाना जरूरी है। आप कहें कि भाई मेरा पीपीएफ का इंटरेस्ट है, मेरी टैक्स फ्री बॉन्ड का इंटरेस्ट है, कोई कहे मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है, कोई कहे मेरा एलआईसी का मैच्योरिटी प्रोसीड्स है, उस पर मुझे टैक्स नहीं भरना है। इतना तो इतना, मान लीजिए आपको किसी रिश्तेदार ने गिफ्ट दी है तो वो भी एग्जम्प्ट हो सकती है अगर वो 56(2) के वो दायरे में ठीक ठाक आती है। मान लीजिए ये सब एग्जम्प्ट इनकम आप दिखाते नहीं है तो क्या समस्या हो सकती है लक्ष्मण जी, कि जब आपको मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो या कोई एक्सपेंडिचर किया हो, उसके सोर्स के बारे में आपको पूछा जाता है इन फ्यूचर, आप कहेंगे कि मैंने यहाँ से स्पेंड किया, तो बोलेंगे कि भाई ये तो आपने दिखाया ही नहीं। तो उस टाइम पर आपको ये चैलेंज हो जाएगी, ये समस्या हो जाएगी कि जो आपने सोर्स ही नहीं दिखाया उस पर आप कैसे रिलाई कर रहे हैं। तो ये जो सोर्स ये शेड्यूल ईआई में भी आपको सब ठीक ठाक दिखाना चाहिए। अहम बात आपने कही, चूंकि अक्सर लोग यही मानते हैं कि जिस इनकम पर टैक्स लगना ही नहीं उस इनकम को क्यों दिखाया जाए, तो बड़ा मुसीबत में फंस जाएगा अगर किसी ने इनकम नहीं दिखाया तो। और शेड्यूल भी बता दिया इन्होंने, शेड्यूल ईआई में दिखाई और चिंता मुक्त रही ताकि बाद में किसी भी तरह कोई झंझट ना रहे। तो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, आप सब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें। चलिए, हमारे पास इस बीच फोन कॉल आ रहे हैं, पुणे से चलते हैं जहां से जय सिंह साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जय सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मुकेश पटेल सर। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने एक प्लॉट खरीदा 2020-21 में 3,60,000 का। अच्छा। वो प्लॉट मैंने 21-22 में बेचा 10 लाख का, तो प्रॉफिट हुआ। अब मैंने 21-22 में एक और दूसरा प्लॉट खरीदा दूसरी सिटी में, तो जो टैक्सेस और जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का हमें बेनिफिट मिलेगा ईटीसी में या नहीं मिलेगा? अच्छा भाई साहब, ये दो अलग चीजें हैं। समझिए, ये जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो तो अपनी जगह पे है, उस पर आपको टैक्स भरना ही भरना है, क्योंकि उसके सामने आपको चैप्टर 6A के कोई डिडक्शन नहीं मिलते, माना 80 फैमिली के। अब ये जो आपने नया प्लॉट खरीदा है उसमें जो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर आपने खर्च किया है वो 80C के तहत आपके अन्य इन्वेस्टमेंट्स और एलिजिबल एलोकेशंस के साथ उसके लिए आप डिडक्शन मांग सकते हैं 1.5 लाख रुपए का। तो ये 1.5 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन ये डिडक्शन यू कैन क्लेम ओनली अगेंस्ट योर रेगुलर इनकम, माना सैलरी या अदर सोर्सेज या हाउस प्रॉपर्टी के सामने। कैपिटल गेन्स के सामने जहां कंसेशनल रेट लगते हैं उस पर आपको ये चैप्टर 6A का 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये ख्याल में रखें। चलते हैं फरीदाबाद जहां से योगेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? सर जी नमस्कार। नमस्कार सर ये हरियाणा विकास प्राधिकरण में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज किया 60 लाख का। अच्छा। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके ऊपर टीडीएस कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? नहीं, मैं समझ सकता हूं, आप शायद सोच रहे होंगे कि हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी तो एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, उसमें से हम कैसे टैक्स काटें, पर आपको तो आयकर कानून के नियम के आधार से जाना है। और ये जो सेक्शन 194IA है जिसके तहत आपको 1% का टीडीएस करना है, उसमें कोई भी एक्सेप्शन ऐसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या अथॉरिटी के लिए नहीं है।
माना हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड हो या डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, कोई भी हो, अगर 50 लाख रुपये से ज़्यादा आप प्रॉपर्टी का परचेज कर रहे हैं तो 1% का टीडीएस काटना आपके लिए अनिवार्य है। अनिवार्य है, ये मत सोचिए कि ये सरकारी अथॉरिटी है तो यहाँ पे टीडीएस काटना जरूरी है कि नहीं, लेकिन ये अनिवार्य है, इस जरूर इसका पालन करें। मुकेश जी, एक ईमेल आया हैदराबाद से टीएन गुप्ता जी का, इनकी उम्र बता रहे हैं 83 ईयर्स है, यानी सुपर सीनियर सिटीजन है, और इन्होंने जब एनएसएस स्कीम चली थी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम, तो ये जो है इस पे इन्होंने अकाउंट खुलवाया था, उस वक्त पैसा भी डाला। अब स्कीम तो बंद हो गई लेकिन इन्होंने अपना अकाउंट बंद नहीं किया। अब उस अकाउंट में जो पैसा जमा था उस पर इनको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब ये जानना चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है क्या इस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा क्या? और इन्होंने 2-3 चीज़ें काफ़ी स्पेसिफिक पूछा है कि टैक्स के लिहाज से बेहतर क्या होगा, पार्शियल विड्रॉ करना बेहतर होगा या फिर सेविंग इंटरेस्ट को सिर्फ विड्रॉ किया जाए या फिर दोनों को विड्रॉ कर दिया जाए। इनको जरा सुझाव दीजिए कैसे बेहतर होगा टैक्स बचाने के लिहाज से। बिल्कुल लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो गुप्ता जी हमारे एट द एज ऑफ 83 भी इतना सतर्क रह के ये सवाल पूछते हैं। आई थिंक वी शुड कॉम्प्लीमेंट हिम एंड सच व्यूअर्स ऑफ टैक्स गुरु। अब उनका जो सवाल है ये 1987 में जो स्कीम आई थी, नेशनल सेविंग स्कीम, जो एनएसएस के नाम से प्रचलित है, तो ये एनएसएस के प्रावधान ये थे, एक सेक्शन उसकी थी 80 CCA, उसमें प्रावधान ये था कि जब आप निवेश करते हो तो आपको पूरा डिडक्शन मिलता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है हर साल एक्रू, वो भी जब तक आप उसको ड्रॉ नहीं करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और एनएसएस अकाउंट से जब आप विड्रॉल करते हैं तो विड्रॉल के टाइम पे आपको पूरी अमाउंट, माना निवेश और इंटरेस्ट के साथ जो भी विड्रॉ करते हैं उसको आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तौर से उसको टैक्सेबल गिना जाता है। और एक्चुअली इसको मॉनिटर करने के लिए एक 194E के तहत इसमें 20% का टीडीएस भी कटता है, फिर आप अपने तरीके से उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब गुप्ता जी के लिए सवाल का जवाब सबसे पहले ये है कि जब तक वो कुछ विड्रॉ नहीं करते हैं, नो टैक्स ऑन द एक्रूड इंटरेस्ट, जो इतने सालों से वो नहीं पे कर रहे हैं वही चालू रहेगा। और जब वो विड्रॉ करते हैं तब 20% टीडीएस कटेगा, वो विड्रॉल की अमाउंट उनको इनकम के तौर से दिखानी होगी। अब इसमें प्रोविजन ये है कि अगर किसी के अवसान के बाद उसके लीगल एयर्स को मिलता है तो ये कंप्लीटली टैक्स फ्री है। अगर आप अपने लाइफ टाइम में विड्रॉ करते हैं तो ये टैक्सेबल है, और जब जब विड्रॉ करते हैं तो टैक्स उस पर भरना पड़ता है। तो पार्शियल करना या पूरा करना या डेथ तक इंतजार करना, इसको ध्यान में रखते उनको प्लानिंग करना चाहिए। लक्ष्मण जी, तो मुझे लगता है कि ईश्वर से हम कामना करेंगे कि टीएन गुप्ता जी को लंबी उम्र मिले, लंबी आयु मिले, और इससे पार्शियल विड्रॉ करिए, पैसे हैं खर्च करिए, एंजॉय करिए इस उम्र में। और जैसा कि मुकेश पटेल साहब ने बताया कि आप इससे विड्रॉ करेंगे तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और पार्शियल विड्रॉ करेंगे तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जब तक आप पैसा नहीं निकालते हैं तब तक आपको उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे सवाल थे और जवाब थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए। इस बीच कई सारे सवाल आ रहे हैं जीएसटी जुड़े हुए, तो अब बारी है जीएसटी जुड़े सवालों के जवाब देने की। चलते हैं बड़ौदा, जहां से अक्षय शाह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अक्षय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है, इफ आई वांट टू परचेज अ 3 BHK फ्लैट इन बड़ोदरा, ठीक है, माय फ्रेंड told me that if I buy a flat that is completed, I will not have to pay any GST as compared to an under construction flat. Please advise. जिनका कहना यह है कि अगर कंप्लीट किया हुआ फ्लैट खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदेंगे तो उस पर जीएसटी देना पड़ेगा, ऐसा इनको इनके मित्र ने बताया है। क्या यह सही है मुकेश जी? बिल्कुल, उनके मित्र ने उनको सही जानकारी दी है। और लक्ष्मण जी, हम भी हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जब आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो जीएसटी का ये नियम ख्याल में रखिए।
जो आम तौर से जिसको हम अफोर्डेबल हाउसिंग कहते हैं वहाँ 1% का जीएसटी लगता है, और जो अदर केसेस हो है उसमें 5% अगर रेरा के हिसाब से अप्रूव्ड है तो, या तो आपको उससे ज़्यादा भी टैक्स लग सकता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह है तो। पर ये जीएसटी में सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि अगर प्रॉपर्टी का बीयू माना बिल्डिंग यूज परमिशन हो जाने के बाद आप उसको परचेज करते हैं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन बुकिंग के टाइम से लेके आप प्रायर टू कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन के स्टेज पर अगर प्रॉपर्टी खरीद करते हैं तो आपको जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको ऐसे सूरत में जीएसटी का भुगतान करना पड़ सकता है, और आपके मित्र ने जो सुझाव दिया तो बिल्कुल सही सुझाव दिया था। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। मुकेश पटेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए, बेहद आसान भाषा में, और ख़ास तौर से आपने इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी हुई जानकारी दी, बेहद जानकारी, अहम जानकारी, वो मुझे लगता है बहुत काम की है, खास तौर से इस महीने में। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल हो, चाहे जीएसटी जुड़ा हुआ सवाल हो, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।